के अंदर जब ग्रेड 3 या किस किस केस के अंदर हमें ऑपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है, इसको सर्जरी बोला जाता है, हेमरोइडेक्टमी बोला जाता है, या लेज़र हेमरोइडेक्टमी बोला जाता है, या स्टेपलर हेमरोइडेक्टमी बोला जाता है। ये कई प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। तो इन सब के अंदर क्या किया जाता है? तो एक कॉमन मिथ है कि बवासीर के ऑपरेशन में बहुत पेन होता है, बहुत तकलीफदायक होता है, बहुत दर्ददायक होता है, इसको ऑपरेशन को नहीं करवा सकता, कोई सहन नहीं करता, और इस सब के बावजूद भी बवासीर दोबारा आ जाती है। तो ये एक कॉमन मिथ सालों साल से चल रही थी, क्योंकि जो सर्जिकल मोडेलिटीज़ तब तक अवेलेबल हैं या आज भी अवेलेबल हैं, अगर उन पुरानी मोडेलिटीज़ का यूज़ करते हैं तो उनके अंदर पॉसिबिलिटी ऑफ रिकरेंस है। अगर हेमरोइडेक्टमी करी है तो हेमरोइडेक्टमी में जो मसा बाहर आया है उसको काट के निकाला जाता है और उसकी रूट के ऊपर टाँका लगाया जाता है। बट सारों पे नहीं लगा सकते, कई बार 3 या 4 हेमोराइड बड़े मास बाहर आ गए हैं तो चारों को एक साथ भी नहीं डील कर सकते। एक टाइम पे हम 2 ही बड़े मास को कंट्रोल कर सकते हैं, बाकियों को हमें छोड़ना पड़ता है ताकि वो लैटिन का रास्ता छोटा ना हो जाए। तो ये टेक प्रॉब्लम थी जो आज तक की ट्रेडिशनल सर्जरी में, जो नॉर्मल हेमरोइडेक्टमी में थी। इसमें पेन डेफिनेटली होती थी क्योंकि वो एनल एरिया ऐसा है, वहाँ पे ज़्यादा कटिंग करेंगे तो दर्द होगा। बट अगर ज़रूरी है, किसी को खून आता जा रहा है, वो मसा बाहर आके दर्द कर रहा है, गैंग्रीन हो रहा है, तो उससे अच्छा इलाज कोई भी अवेलेबल नहीं है, सर्जरी ही है तो सर्जरी ही करनी पड़ेगी। अगर आप सोचें कि उसको आप मेडिकली कंट्रोल करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा सीवियर और बैड कंडीशन में वो पहुंच जाएगा। ग्रेड 1 ग्रेड 2 मेडिकली कंट्रोलेबल है, हाँ ग्रेड 3 ग्रेड 4 से आप टाइम निकाल सकते हो, पर टाइम निकालना कब तक? कहीं बाहर जाने से डर लगना, सडनली कुछ भी ज़ोर से खांसी हो गई, एकदम नीचे से लैट्रिन का रास्ते में से कुछ बाहर सा फील होना शुरू हो गया, म्यूकस सी आ गई खूब सारी अंदर से, तो ये वाले सिम्टम्स काफ़ी टाइम तक लोग ज़्यादा इसको टॉलरेट नहीं कर पाते, और ये हर टाइम मेंटली अपनी साइक के ऊपर भी इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो देन दिस सर्जरी हैज़ टू बी डन। मे बी आप टाइम ले सकते हो, 6 महीने बाद कराओ, 2 साल बाद कराओ, 4 साल बाद कराओ, पर इस सब दरमियान में एक तो आपने अनड्यू स्ट्रेस लिया उसका, दूसरा वो बड़ी, जब जो ज़्यादा बढ़ जाती हैं उतना ही फिर सीवियर ऑपरेशन भी ज़्यादा होता है, फिर डिस्कम्फर्ट भी उतना ही एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो बेटर है कि इसको टाइमली करा लिया जाए। जब ये एडवाइज्ड हो गया कि हाँ ये स्टेज को पार हो गई हैं, जब आपके डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको अब सर्जरी होनी है, तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयरिंग फॉर डैट। उन केसेस के अंदर जब ये मांस बाहर आके लटकना शुरू हो गया या बाहर आके लटक रहा है, हाथ से वापस भी नहीं जा रहा, तो देन यू मस्ट कंसिडर सर्जरी। अनलेस की सर्जरी की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, सर्जरी होनी चाहिए। अब सर्जरी, ट्रेडिशनल सर्जरी में दिक्कत है कि दर्द और रिकरेंस के चांसेस डेफिनेटली हैं वो चांसेस, बट फिर भी वो ज़रूरी है। अगर कोई भी अच्छी मोडेलिटी अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो ये स्टैंडर्ड मोडेलिटी अवेलेबल है जो करनी चाहिए। बट इसके बाद अब मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर आ गए हैं, जिसके अंदर ज़्यादा कोई बाहर कोई खाव नहीं बनता है। तो रूट जो होती है, मिनिमम जो अंदर रूट होती है, इसको लेज़र ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। हालांकि ये लेज़र ट्रीटमेंट एक मिथ है, इसका मेन नाम है स्टेपलर ट्रीटमेंट या MIPH। MIPH मतलब मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर फॉर हेमरेड। तो जहाँ पे मिनिमल इन्वेसिव जाके अंदर 3 से 4 सेंटीमीटर अंदर जाके काम किया जाता है, जहाँ इसकी रूट्स होती हैं, और वहाँ से पूरा 360 डिग्री के ऊपर काम किया जाता है, और जिसके कारण ये हेमराइड्स का जो मांस की जो रूट होती है वहाँ पे उससे ब्लड सप्लाई पूरी उससे अलग कर दी जाती है। जितना भी बाहर निकला हुआ भाग होता है वो श्रिंक होकर अंदर चला जाता है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो कुछ भाग बाहर रह जाएगा, पर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसकी रूट हमने अंदर से बंद कर रखी है। बट फिर भी कुछ लोगों को वो बाहर अगर ज़्यादा फील हो रहा है तो योर सर्जन कैन टेक अ डिसीजन कि उसको जो बाहर लटका हुआ मांस है उसको हटा भी सकता है, काट भी सकता है। तो बाहर के मस्से को देख के नहीं डरना, प्रॉब्लम अंदर है। अंदर अगर काम कर दिया वहाँ पे जाके, जिसमें कोई बाहर कोई चीरफाड़ नहीं है, कोई टाका नहीं है, अंदर पूरा मशीन से किया गया है और पूरा 360 पे काम किया गया है, तो चांसेस ऑफ डिजीज़ कमिंग बैक इज़ नेग्लिजिबल। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो वापस आने का चांस है ही नहीं, बट रेयर टू रेयर केसेस में वापस आ जाती है। क्यों आती है? कॉन्स्टिपेशन, पुशिंग की हैबिट है, लाइफस्टाइल नहीं ठीक किया। बीमारी लाइफस्टाइल से शुरू हुई थी, आपने लाइफस्टाइल वही रखा, कॉन्स्टिपेशन होती रही, जोर लगाते रहे, तो
अब वो सेम बीमारी तो नहीं आएगी, बट कुछ ना कुछ लैट्रिन का भाग साइड से बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसको प्रोलैप्स बोलते हैं, और उसको भी आदमी उसको हेमोरेड से कंफ्यूज करना शुरू कर देता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। आपकी जो पाइल्स है, हेमोरेड्स है, वो क्योर हो चुकी है, बट हाँ अगर आपने वो पुश करते रहे तो ये बढ़िया हो गई है, तो ये दिस कैन हैपन। ठीक है, पर अब जब 360 पे काम करते हैं, अगर टॉयलेट का रास्ता ये रास्ता है और हमने पूरे पे जब काम किया और उस पर जब हीलिंग हुई, तो ये एरिया कई बार श्रिंक हो जाता है, थोड़ा सा नैरो हो जाता है अंदर से। और आमतौर पे नैरो उन्हीं पेशेंट्स के अंदर होता है जो बहुत ज़्यादा लेग्जेटिव यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन के बाद पतला स्टूल करने के चक्कर में रहते हैं, उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम देखी गई है। और अगर वो प्रॉपर प्रिकॉशन ली जाए तो इस तरह की नैरोइंग नहीं होती। और अगर इस तरह की नैरोइंग थोड़ी सी स्टेनोसिस हो भी जाता है तो उसका इलाज है, वो भी माइनर सर्जरी है या डायलेशन है, जिससे इसको ठीक किया जा सकता है। और बट इसमें सबसे बेस्ट अवेलेबल रिजल्ट्स हैं। काफ़ी लोग आजकल इसको लेज़र के साथ कंबाइन करने लग पड़े हैं, बट लेज़र, रेडियो फ्रिक्वेंसी, दोनों चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, दोनों इक्वली इफ़ेक्टिव हैं। जो स्टैंडर्ड हमारे पास ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं उसके साथ MIPH में हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। MIPH के साथ हम कुछ छोटा पार्ट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, अगर मसे का है उस एक्सीजन के लिए हम लेज़र भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम रेडियो फ्रिक्वेंसी भी यूज़ कर सकते हैं, या उसको नॉर्मल सीजर्स या और जो कॉटरी वगैरह हमारे पास अवेलेबल होती है उससे हम इसको हटा सकते हैं। तो ये हो गए सारे अवेलेबल प्रोसीजर। बट इस सब के बावजूद भी रिकरेंस हो सकती है, बट रिकरेंस डजंट मीन कि वो ऐसे तो रिकरेंस, आज किसी ने कार्डियक बाईपास कराया तो 5 साल के बाद उसको हो सकता है उसको कार्डियक बाईपास भी दोबारा कराना पड़ सकता है, बट डैट डजंट मीन कि हम उसको उसके ऊपर हाल पे छोड़ दें कि 5 साल बाद शायद इसका बाईपास दोबारा करना पड़े तो आज उसकी हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक ना करें। तो सेम थिंग हैज़ टू बी डन विद द हेमोरॉइड्स ऑल्सो। फिर भी मेडिकल मैनेजमेंट पॉसिबल है, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट हमेशा हेमोरॉइड्स के अंदर प्रेफरेंस यही की जाती है कि दवाइयों से इसके या अपने आप से इसका कंट्रोल हो, पर जब वो स्टेज निकल चुकी होती है तो सर्जरी ही आंसर है, कोई और सेकंड चीज़ इसमें काम नहीं करेगी। थैंक यू। एक कॉमन क्वेश्चन है कि लेज़र और स्टेपलर ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क है। बहुत कॉमन क्वेश्चन हर चौथे दूसरे दिन पेशेंट पूछते हैं हमारे से कि सर मैंने लेज़र कराऊँ कि मैं स्टेपलर कराऊँ। नॉर्मली जहाँ पे भी आपको कोई भी लेज़र कह रहा है कि लेज़र ट्रीटमेंट होगा, वो इन जनरल उसके माइंड में है कि उसको साथ में स्टेपलर करना है। प्राइमरी ट्रीटमेंट आपका इसके अंदर स्टेपलर ही होता है प्रोलैप्स्ड पाइल्स के अंदर, क्योंकि रिकरेंस हम मिनिमम देना चाहते हैं, कटिंग हम मिनिमम करना चाहते हैं, डिस्कम्फर्ट हम मिनिमम देना चाहते हैं। तो उसमें बेस्ट अवेलेबल मोडेलिटी इज़ स्टेपलर। बट हाँ, लेज़र को उसके साथ कंबाइन कुछ लोग करते हैं, वो भी एक अच्छी टेक्निक है, यूज़ की जा सकती है, नहीं भी की जा सकती है, डेट इज़ योर चॉइस। बट प्राइमरली जहाँ पे भी लेज़र ट्रीटमेंट है उसको स्टेपलर ट्रीटमेंट को ही लेज़र ट्रीटमेंट बोल के उसको कंफ्यूज किया जाता है। स्टेपलर एंड लेज़र आर टू डिफरेंट थिंग्स। लेज़र्स का काम है उस एरिया को या कोई मांस का टुकड़ा बाहर आया हुआ है उसको जला के बंद कर देना, या उसकी वेसल जहाँ से उसकी रूट है वहाँ जाके अंदर जाके उसकी आर्टरी को कोगुलेट कर देना ताकि उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाए। बट जब स्टेपलर यूज़ करते हैं तो वो 360 पूरी की पूरी सर्कम्फ्रेंस के ऊपर ही हमने इस तरह के कनेक्शंस को हटा देते हैं। तो वो बेसिकली लेज़र फिर इन केसेस के अंदर प्राइमरली सिर्फ वो कोगुलेशन के लिए या ब्लीडिंग को स्टॉप करने का ही एक तरह से काम कर रही है, और या कहीं कोई कंजेस्टेड मास दिख रहा है उसको हम उससे रोल अप कर सकते हैं। इसके लिए और मटेरियलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, साथ में कई बार स्टेपलर के साथ भी कई बार रेडियो फ्रिक्वेंसी से या कॉटरी से हमको कुछ मांस के टुकड़े निकालने पड़ते हैं, ज़रूरी होते हैं। अगर कुछ रास्ते में प्रॉब्लम है तो रास्ते को भी ठीक किया जाता है। तो ये सब पार्ट एंड पार्सल है। तो इसमें हम सभी टेक्निक्स को तैयार रखते हैं, बैक एंड के ऊपर रेडियो फ्रिक्वेंसी भी तैयार है, लेज़र भी तैयार है, स्टेपलर भी तैयार है। जिसके लिए जो लागू पड़नी है, जिसके लिए जो बेस्ट है वो किए जानी है। अगर कोई ग्रेड 1 का पेशेंट आ गया और वो मुझे कहे कि स्टेपलर कर दो, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, हम उस पर नहीं कर सकते। हम उसको डाइटरी चीज़ें या मेडिसिन और वही चीज़ें देंगे कि उसके लिए यही बेस्ट है। और जहाँ पे हमें लगे कि हाँ ये प्रोलैप्स का एलिमेंट शुरू हो गया है, हल्का फुल्का मांस बाहर आना शुरू हो गया है, वहाँ स्टेपलर से बेटर कोई और विधि नहीं है।
अनलेस कि पेशेंट बिल्कुल ही ऐसा है कि वो बिल्कुल ज़रा सा भी भारीपन, ज़रा भी डिस्कम्फर्ट उस एरिया में नहीं लेना चाह रहा, तो फिर इन दैट केस जो मिनिमल काम होता है कि विदाउट बस जिससे उसका काम चलना शुरू हो जाए उतना काम करके उनको छोड़ दिया जाता है। बट इन दैट केस हो सकता है अगर वो लाइफस्टाइल अच्छा कर ले तो उसको आगे कंप्लीट सर्जरीज़ की ज़रूरत ना ही पड़े, और अगर वो सेम टू सेम चलता रहता है तो फिर उनकी बड़ी सर्जरी करके, प्रॉपर स्टेपलर सर्जरी करके या लेज़र सर्जरी जिसको बोला जाता है, बट इट इज़ प्राइमरली स्टेपलर सर्जरी जिसको वो किया जाता है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 में लेज़र यूज़ की जा सकती है। लेज़र की जगह हम क्रायोथेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं, हम IRC भी यूज़ कर सकते हैं। सारी मोडेलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, हमें जो भी सही लगती है उस टाइम पे उस टिश्यू को देखते हुए वो यूज़ की जाती है। तो ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल, बट आपको समझना होगा कि लेज़र एंड स्टेपलर डिफरेंट थिंग्स हैं। ग्रेड 1 ग्रेड 2 यू कैन डू विदाउट सर्जरी आल्सो। ग्रेड 3 ग्रेड 4 जहाँ होना है वहाँ पे सर्जरी भी होनी है, और आमतौर पे स्टेपलर का यूज़ होना है, विच इज़ आइडियल। लोग बोलते हैं स्टेपलर से ये प्रॉब्लम छोटा हो सकता है रास्ता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट अगर वो आपने प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ली तो हो सकता है। तो वो तो किसी भी प्रोसीजर में जहाँ पे भी थोड़ी भी प्रिकॉशंस की दिक्कत आती है, पेशेंट उसका प्रॉपर फॉलो नहीं करता इंस्ट्रक्शन, तो उसका प्रॉब्लम हो सकती है। आज कहीं पे टाके लिए हैं, उसको जाके छीलना शुरू कर दो, घिसना शुरू कर दो, तो दिस विल बी प्रॉब्लम। तो अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो की जाती हैं तो नॉर्मली ये सारे प्रोसीजर्स काफ़ी सेफ़ हैं एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल, और डे केयर में होते हैं। आए कराए अगले दिन छुट्टी, कोई लंबा चौड़ा रेस्ट नहीं। बाहर से पेशेंट आते हैं, दुबई से आते हैं, अमेरिका, कहीं किसी भी कंट्रीज से आते हैं हमारे पास, आया कराया दूसरे या तीसरे दिन नॉर्मली वो घर चले जाते हैं, गो बैक टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज़। तो इसका मतलब है कि आज ऑपरेशन किया तो अगले दिन से ही आप बैठ पाओगे, तीसरे चौथे दिन से आप अपना नॉर्मल शेड्यूल पे काम करना शुरू कर सकते हो। अनलेस कि बहुत ही ज़्यादा कोई और मेडिकल कंडीशन है या कोई और प्रॉब्लम के कारण आया है या बहुत ज़्यादा खून निकाल के आया है तो अलग बात है। बट अगर एक मॉडरेट स्टेज में, मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में भी आया है विदाउट बिग मोर कॉम्प्लिकेशंस, तो वो दूसरे से तीसरे दिन में अपना ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल शेड्यूल, हमारी तरफ से कोई मना ही नहीं है कि आपने बैठना नहीं है, अपनी गाड़ी नहीं चलानी है, ये नहीं करना, दे कैन डू। हाँ, सर्जरी हुई है, थोड़ा बहुत मामूली भारीपन डिस्कम्फर्ट होगा, वो हो सकता है हफ्ता रहे, हो सकता है 2 दिन रहे, हो सकता है 3 वीक्स टू 1 मंथ रहे, बट नॉर्मली ये 3-4 दिन के अंदर मोस्ट ऑफ द पेशेंट बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। इवन सेकेंड डे से ही बहुत कंफर्टेबल होते हैं, दे कैन दे स्टार्ट मैनेजिंग देमसेल्व्स। कोई ज़्यादा किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, इवन अकेले भी लोग आते हैं करा के चले जाते हैं।